आप देख रहे हैं FN टेक क्लासरूम। मेरे सहयोगी वीरेंद्र मौजूद है और हमारे मेहमान आशीष चतुर्मोथा भी बने हुए हैं। पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड 3 में हमने फ्यूचर्स के बारे में चर्चा की थी, समझा था कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, प्रीमियम डिस्काउंट के मायने क्या होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का वो हमने समझने की कोशिश की थी। लेकिन अब ट्रेडिंग की कैसे जा सकती है उस पर फोकस करेंगे और ये समझेंगे कि स्टॉक फ्यूचर्स क्या होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं। आशीष जी समझाइए। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं कि आमतौर पे जब हम कैश में या फिर ये कहें कि यूजुअल ट्रेड जो लेते हैं तो किसी भी स्टॉक में खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन हम इंडेक्स में तब बाइंग नहीं कर पाते। अगर हमें इंडेक्स में बाइंग सेलिंग कोई भी पोजीशन बनानी है तो हमें फ्यूचर्स में ही जाना पड़ता है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड होता है, क्यों इनमें इंटरेस्ट है, बताइए। देखिए, तो आप जो सामान्यतः बात सुनेंगे या किसी भी ट्रेडर से पूछेंगे तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है बाजार क्या लगता है। बाजार क्या लगता है को वो डिफाइन करते हैं कि भाई आपका निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो स्पॉट में आप निफ्टी को प्ले नहीं कर सकते, आपको जो प्ले करना है वो डेरिवेटिव्स मार्केट में, और उसको हम निफ्टी फ्यूचर्स कहते हैं। इसी को हम इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। और दूसरा जो इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। ये ब्रॉड दो बड़े जो इंडेक्स हैं जो हमारे यहाँ पे काफी एक्टिवली ट्रेड किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 60 से 70% जो वॉल्यूम है वो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर से ही निकल करके आता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर में। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर्स से शुरू करूं तो निफ्टी फ्यूचर इस समय करीब करीब चल रहा है 9000 के आसपास, और जो लॉट साइज निफ्टी का है वो 75 का है। तो रफली जो आपकी लॉट साइज की वैल्यू है वो 8 लाख रुपए के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, वो मार्जिन करीब करीब 20% की इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में देखने को मिलती है। तो रफली 1 से सवा लाख की मार्जिन पे करके आप ये 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये इंडेक्स है तो इनमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ऊपर नीचे नहीं होती, जैसे कि एक इंडिविजुअल स्टॉक में हो सकती है। एक इंडिविजुअल स्टॉक शायद दिन में 5 या 10% ऊपर नीचे सामान्यतः देखने को मिलता है, बट इंडेक्स के अंदर में इतनी सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी नहीं होती। और इसी के चलते इंडेक्स फ्यूचर्स की जो मार्जिन है वो स्टॉक फ्यूचर की मार्जिन के कंपैरिजन में हमेशा काफी लो लेवल पर आपको देखने को मिलती है। जी याद रखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में दुनिया जहान के खिलाड़ी होते हैं। रिटेल हो गया, DIIs हो गए, HNIs हो गए, फंड मैनेजर्स हो गए और FIIs हो गए। तो यहाँ पे बड़ा तबका अगर आप देखें फोकस करता है इंडेक्स फ्यूचर्स। यानी अगर आपने इंडेक्स फ्यूचर्स का दाव लगाया है इसका मतलब आप निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं। जैसे आपने निफ्टी पे कॉल ली वैसे आपने किसी स्टॉक पे ली तो वो स्टॉक फ्यूचर हो गया। एक चीज और वीरेंद्र, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात की थी, अगर निफ्टी फ्यूचर्स में भी ट्रेड हो रहा है, एक लॉट आप ले रहे हैं तो यहाँ पे सिमिलर ही होता है। सिमिलर होता है, एक निफ्टी का जो लेवल है वो मल्टीप्लाई करेंगे जितने टोटल। हाँ, एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक फ्यूचर्स का एक एग्जैक्टली देखिए क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर का एक दिन में 50% भी क्रैश हो सकता है, लेकिन निफ्टी तो नहीं हुआ ना उतना। तो उसमें वो क्राइटेरिया अलग होता है और इसमें क्राइटेरिया अलग होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मेंटेन की जाती है, इंडेक्स की अलग, स्टॉक फ्यूचर्स की अलग। स्टॉक फ्यूचर्स आपको अमूमन समझ में आ ही गया होगा। आशीष, अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये क्लैरिफाई कीजिए और बताइए कि एग्जैक्टली एक स्टॉक फ्यूचर की या फिर एक इंडेक्स फ्यूचर का जब मैं ट्रेड करता हूं तो उसकी अवधि, ड्यूरेशन क्या होती है, जिसे एक्सपायरी बोलते हैं, जिसे सीरीज बोलते हैं, और इस एक्सपायरी का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है? नहीं तो देखिए, एक्सचेंज ने तो 3 जो है एक्सपायरी डिफाइन की है। जैसे कि हर जो महीना, करंट महीना चल रहा है, सपोजिंगली अभी हम मई महीने में ये बात करें तो अभी जो 3 कॉन्ट्रैक्ट इस समय पे डेरिवेटिव्स मार्केट में ओपन होंगे वो होगा मई एक्सपायरी, जून एक्सपायरी और जुलाई एक्सपायरी। मई एक्सपायरी को हम कहते हैं करंट मंथ एक्सपायरी, जून एक्सपायरी को हम कहेंगे नियर मंथ एक्सपायरी और जुलाई मंथ को हम कहेंगे फार मंथ एक्सपायरी। तो ये 3 एक्सपायरी के अंदर में आप देखेंगे कि आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अब ये कब एक्सपायर होते हैं? एक्सपायर का मतलब है जिस दिन पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। आपका जो स्पॉट है और जो फ्यूचर है उसका प्राइस कन्वर्ज हो जाएगा, और इसके अगर से ऊपर आपको पोजीशन बनाना है तो आपको नेक्स्ट मंथ में जाना पड़ेगा। तो हर मंथ की लास्ट थर्सडे को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद अगर से आपको पोजीशन बनाना है तो जैसे अभी हम मई जून जुलाई में थे, अब मई का मंथ खत्म होगा तो जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे।
हमने साधारण जनरली देखा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में तो आपको एक्टिवली ट्रेडिंग मिलेगी करंट, नेक्स्ट और फार मंथ में, पर स्टॉक फ्यूचर्स में जनरली जो वॉल्यूम या वैल्यू आपको देखने को मिलती है वो करंट मंथ में ही देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको नेक्स्ट मंथ में दिखेगी, पर फार मंथ अभी भी काफी इललिक्विड हमारे बाजार में देखने को नजर आता है। यानी अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने आप वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक आशीष। और दूसरी चीज ये जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपने बताया मई, जून और जुलाई, तो तीनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस होंगे वो डिफर करेंगे, बिल्कुल डिफर करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आज अगर से आप किसी से 1 महीने के लिए पैसा ब्याज में लेंगे तो आपकी आज की वैल्यू डिफरेंट है, 2 महीने के लिए अलग है और 3 महीने की अलग है। तो आप देखेंगे कि अगर से स्पॉट प्राइस 100 रुपए चल रहा है तो करंट मंथ हो सकता है 101 रुपए पे ट्रेड करे, नेक्स्ट मंथ 101 रुपए 50 पैसे पे करे और फार मंथ 102 रुपए पे करे। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ कैरी और डिविडेंड का जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे आपके फ्यूचर के प्राइस तीनों महीने के काफी डिफरेंट हो सकते हैं। जितना अनसर्टेन अगर आप देखें आपका करंट मंथ फ्यूचर है, उससे ज्यादा कहीं अनसर्टेन आपका मिड मंथ फ्यूचर वो दूर है, बहुत दूर है, तब तक क्या डेवलपमेंट होल्डिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई। तो ये हो गया, आप देखिए आपकी एक्सपायरी, हर आखिरी गुरुवार को आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। एक्सपायर के दिन आपको अगर आपने अपना सौदा नहीं काटा तो आपका नफा नुकसान एक्सचेंज आपके अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट कर देगा। लेकिन एक हालात दूसरा होता है, अगर आपको अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है और इसी ट्रेड को अगले महीने ले जाना है तो उसे कहते हैं रोल ओवर। आशीष, थोड़ा सा रोल ओवर को डिफाइन करिए। आई थिंक एक्सपायरी वीक में सबसे ज्यादा मेहनत एक एनालिस्ट रोल ओवर और रोल ओवर की फिगर्स पे ही करता है, लेकिन रिटेल के लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लीज एक्सप्लेन रोल ओवर। देखिए, मैं पहले तो बहुत सिंपल तौर पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज मेरे पास 10 लॉट निफ्टी के खड़े हैं मई सीरीज के अंदर में और लास्ट डे एक्सपायरी के दिन या उसके 3 दिन या 4 दिन पहले मुझे लगता है कि मेरा व्यू अभी भी मेरे डायरेक्शन की तरफ जाना बाकी है और इस महीने में नहीं, वो अगले महीने में जा सकता है। तो मैं अपनी पोजीशन को मई महीने में स्क्वायर ऑफ करके जून सीरीज के अंदर में नई पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट जो भी मेरा अभी मंथ का है वो मैं जून सीरीज के अंदर में करूंगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रोल ओवर ऑफ द पोजीशन। अब इस रोल ओवर के अंदर में आपकी सिचुएशन क्या होगी कि आपने अगर से इस महीने में जो पोजीशन को सपोज 101 रुपए 50 पैसे पे कवर करी तो हो सकता है आपको वो अगले महीने में 102 रुपए पे खरीदने पड़े। तो ये जो 50 पैसा हमने एक्स्ट्रा अगले महीने में पे किया है इसको हम कहते हैं रोल ओवर कॉस्ट। और जितनी ज्यादा पोजीशन, सपोज ये पूरा महीने में इस स्टॉक के अंदर में 7 या 8% की तेजी हुई और हम देख रहे हैं कि अगले महीने में भी रोल ओवर्स काफी एग्रेसिवली इस स्टॉक में बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग्स जो है, जिन लोगों ने ये पोजीशन लॉन्ग बनाई थी वो अभी भी स्टॉक पे काफी बुलिश है और इसी के चलते वो अगले मंथ में अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा रोल ओवर और ज्यादा कॉस्ट ऑफ रोल ओवर, दो जो इंडिकेटर है, ज्यादा रोल ओवर और ज्यादा कॉस्ट ऑफ रोल ओवर, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में तेजी अगले महीने भी बनी रह सकती है। इसी का उल्टा है, अगर से इस महीने स्टॉक जोर के करेक्ट हुआ और आप देख रहे हैं कि जब मंथ एंड आया तो वापस से पोजीशन जो है वो अगले महीने में काफी जोर के रोल हो रही है, स्टॉक का जो रोल कॉस्ट है वो भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट्स स्टॉक में काफी एग्रेसिव है। वो इस महीने तो मंदी किए ही किए हैं, अगले महीने भी अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं ताकि उनको लगता है कि अगले महीने भी ये स्टॉक और फर्दर करेक्शन दिखा सकता है। यानी इन शॉर्ट की 1 महीने में स्टॉक की चाल कैसी रही है, तेजी की या मंदी की, प्लस अगले महीने के लिए रोल ओवर कैसे हैं, कितनी परसेंटेज में, अगर हाई परसेंटेज में है, मंदी की चाल रही है, तो यानी अगले महीने के लिए भी, अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जो व्यू है वो मंदी का ही बन रहा है। सिमिलरली तेजी वाले कॉन्ट्रैक्ट पर भी ये लागू होता है। लेकिन जब हमने फ्यूचर्स की बात की थी तो शुरुआत में मार्जिन का हमने बहुत जिक्र किया था, तो अब थोड़ा ये मार्जिन का चक्कर बनाई समझाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको थोड़ा सा समझना ही बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के साथ मार्जिन को कैसे आकलन किया जाता है, कैसे मार्जिन का ध्यान रखा जाए अगर कोई भी बिगनर है फ्यूचर ट्रेडिंग में? तो बिल्कुल, तो बहुत ही साधारण सा लॉजिक है और मैं इसको समझाना चाहूंगा। सपोज 2 स्टॉक है ए और बी, और ए जो है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल स्टॉक है। हम देखते हैं पूरे महीने में इसकी जो चाल है वो 10% के से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, डेली जो वोलेटिलिटी है वो भी 3 या 4% के अंदर रहती है। तो इस तरह के स्टॉक में जो मार्जिन कलेक्ट होगी वो कम होगी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए 30% होगी। पर बी जो स्टॉक है उसका नेचर है पूरे महीने में 25% ऊपर या नीचे होने का,
का, एक दिन में 7-8% की वोलेटिलिटी क्रिएट करने का, इसका मतलब है वहां पर पे वोलेटिलिटी काफी है, इसका मतलब रिस्क ज्यादा है, और जहां रिस्क ज्यादा होगी वहां एक्सचेंज ये मेक श्योर करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन आपसे कलेक्ट करके डिफॉल्ट की रिस्क को कम करे। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी मार्जिन है वो हो सकता है 40 से 45% की हो जाए। तो कहने का मतलब है दो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो शायद एक ही वैल्यू के आसपास हो, 7 या 8 लाख की दोनों की वैल्यू एक समान हो, बट इनकी मार्जिन डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी ये तय करता है कि इस स्टॉक में कितनी ज्यादा रिस्क ऊपर या नीचे होने की है। अब अगर से हम मार्जिन को सिंपल टर्म में डिफाइन करें तो सबसे पहले जो मार्जिन कलेक्ट की जाती है, मतलब अगर से मुझे डेरिवेटिव में कोई सौदा करना है और मैंने कहा कि ये ए स्टॉक मुझे एक लॉट खरीदना है और उसकी सपोजिंगली 25% मार्जिन है, तो मुझे 8 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 25% जो है वो आपको एज अ मार्जिन ब्रोकर को जमा कराना पड़ेगा, मतलब कि 2 लाख रुपया। इस मार्जिन को हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन, और इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पर जो टेक्निकल इश्यू है जिसमें आपको जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, उसको कहते हैं स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन, जिसको सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूंगा इनिशियल मार्जिन के तौर पर ही आपसे कलेक्ट किया जाता है। अब सपोजिंगली डे के एंड में आपका स्टॉक आपके भाव से 3% नीचे हो गया और आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, तो जितना आपका प्राइस नीचे गया उतना मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज, इस लॉस को ब्रोकर आपसे एडिशनल मार्जिन मंगाएगा अपनी रिस्क को कम करने के लिए, और इस जो एडिशनल मार्जिन जो ब्रोकर आपसे शाम को मंगाएगा कि आपका स्टॉक आपके भाव के अगेंस्ट चला गया, उसको कहते हैं M2M यानी मार्क टू मार्केट मार्जिन। तो यानी जो मार्जिन आशीष ने बताया उसका जो सीधा सरल अगर एक लाइन में डिफाइन करना तो वो ये कि अगर आपको 10 लाख का माल उठाना है, 10 लाख की पोजीशन उठानी है, तो एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। तो ये 2.5 लाख भी होने चाहिए और जिगर 10 लाख का भी होना चाहिए। 10 लाख का भी होना चाहिए। और एक और चीज, इनफैक्ट ये भी तो हर स्टॉक टू स्टॉक डिफर करता है। हाँ, स्टॉक टू डिफर, इसीलिए कहते हैं डेरिवेटिव्स में जब आप ट्रेड करें तो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कभी ना करें, क्योंकि डेरिवेटिव्स में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका स्विंग बहुत वाइल्ड होता है। जैसे कि शाम को आपको ब्रोकर कॉल करेगा, सर आपका M2M बढ़ गया है, आपको अभी 1.5 लाख रुपए और जमा कराने हैं, तो कोशिश कीजिए कि ऐसा स्टॉक ना हो, ठीक है ना, क्योंकि भरना आपको सब कुछ है, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। तो M2M तभी होता है क्रिएट कि जो आपके पास मार्जिन बनी है उसमें आपका नुकसान बढ़ गया, तो वो आपसे शाम को ब्रोकर ले लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक उस पोजीशन को कैरी करने के लिए जितना मार्जिन चाहिए उतनी भरपाई आपको करनी है। अगर आपको शाम को ब्रोकर का फोन आया तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस बाजार को यानी डेरिवेटिव मार्केट्स को और समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद FLO टेक क्लासरूम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अपने डेरिवेटिव्स की दूसरी क्लास में हैं और इसको समझाने के लिए हमारे साथ है आशीष चतुर्मोता। आशीष, थोड़ा सा ब्रेक से पहले हमने बात की थी रोलोवर्स के बारे में, अपने इस सौदे को, करंट मंथ के सौदे को नेक्स्ट मंथ में लेके जाने के लिए। इसको बताइए एग्जैक्टली, जब हम कैरी करते हैं सौदे को, या तो यहाँ सौदा काट लिया या फिर कैरी करा, जो हम कॉस्ट पे करते हैं जिसे कहते हैं रोलोवर कॉस्ट या फिर बदला जिसे बोलते हैं, इसका एग्जैक्टली एनालिसिस कैसे करते हैं? कब ये ज़्यादा होती है, कब ये कम होती है, कब ये स्टेबल होती है, और इसका तेज़ी और मंदी से क्या सरोकार है? बिल्कुल, तो वीरू इसको दो पार्ट में देखना पड़ता है। एक तो है रोलोवर कॉस्ट, और रोलोवर कॉस्ट के साथ देखना पड़ता है रोलोवर्स कितने हुए। तो पहले तो मैंने आपको रोलोवर्स समझाया कि कितनी पोजीशन आपकी नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अगर से इस मंथ तेजी हुई और अगले महीने में आप देख रहे हैं कि एग्रेसिव रोलोवर पोजीशंस का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मीनिंग होता है कि लॉन्ग्स अभी भी स्टॉक पे बने हुए हैं। अब आते हैं रोलोवर कॉस्ट पे। तो रोलोवर कॉस्ट बहुत सिंपल है कि जैसे आपने करंट महीने में 101.50 रुपए पे 101.50 पैसे पे अपनी पोजीशन को कवर किया और अगले महीने में 102 रुपए पे इस पोजीशन को, नई पोजीशन को खरीदा, तो ये जो 50 पैसा आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये रोलोवर कॉस्ट है। इसको आप बेसिस भी कहते हैं, और इसको परसेंटेज में जब आप डिफाइन करते हैं 50 पैसा डिवाइडेड बाय 101.50 पैसा जिस पे आपने इस पोजीशन को कवर की, तो इसको परसेंटेज के टर्म में रोलोवर कॉस्ट कहते हैं। अब अगर से आपकी रोलोवर कॉस्ट बढ़ते जा रही है और साथ में रोलोवर्स ज्यादा होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तेजी के साइड पे या लॉन्ग साइड पे डोमिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग बना हुआ है, इसीलिए तेजी वाले जो है वो जबरदस्त रोल ओवर्स भी कर रहे हैं और इसके चलते पोजीशन के अंदर में रोल ओवर कॉस्ट भी बढ़ते हुए जा रही है, यानी कि वो महंगी कॉस्ट पे भी इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन को बनाने के लिए अगले महीने अभी भी तैयार है, जो उनके बायस को या उनके कन्विक्शन को लॉन्ग साइड पे इंडिकेट करता है। तो जब भी आप देखें रोल ओवर कॉस्ट और रोल ओवर एज अ परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, अगर से दोनों चीजें बढ़ रही है इसका मतलब तेजी की संभावना ज्यादा है। अगर से आप देखते हैं रोल ओवर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और रोल ओवर कॉस्ट कम होते जा रही है, इसका मतलब है मंदी के सौदे अगले महीने में रोल ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब अगले महीने में जो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस स्टॉक से या इंडेक्स से गिरावट की उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं, ये इंडिकेशन आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये रोल ओवर कॉस्ट क्या होती है ये आशीष ने यहाँ पर समझाया, लेकिन एक और चीज है वो है स्टॉक सर्किट। और आशीष अगर स्टॉक सर्किट की बात करते हैं तो एक चीज तो समझ में आती है कि एक सर्टेन तेजी या मंदी स्टॉक में बनी और वहां पर आकर ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है। तो लेकिन आप बताइए फ्यूचर्स में स्टॉक सर्किट का मतलब क्या होता है? क्या ये सिमिलर होती है अक्रॉस ऑल F&O स्टॉक्स या फिर अलग अलग होती है कैश की तरह? नहीं, देखिए पहले तो फ्यूचर्स में कोई भी इस तरह का जो है सर्किट फिल्टर का कोई वो नहीं था, खासतौर पे स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स पे, जिसको मैं अलग से समझाऊंगा। बट स्टॉक के अंदर में किसी तरह का सर्किट फिल्टर नहीं था। बट जो ऑफ लेट कुछ वोलेटिलिटी स्टॉक्स में देखने को मिली और हमने देखा कि बाजार के खुलते ही आधा घंटे में या 45 मिनट में किसी किसी स्टॉक ने 25% का डाउन सर्किट मार दिया और जाते जाते एंड ऑफ द डे वो 40% का इंट्राडे में करेक्शन क्रिएट किया। तो इससे कहीं ना कहीं जो पूरा ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा गड़बड़ा जाता है, कन्विक्शन गड़बड़ा जाता है, लोगों को एक सेंस नहीं आता कि किस तरह से इतने कम समय में रिएक्ट करे, तो उसके चलते भी दबाव और ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए एक्सचेंजेस ने और जो हमने हमारी जो भी रेगुलेटरी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मैकेनिज्म लाया कि अगर से एक स्टॉक 10% के लेवल को हिट करता है ऊपर या नीचे, तो थोड़ी देर का कूलिंग पीरियड उसको मिले। उस समय पे शायद आधा घंटा 15 मिनट कोई ट्रेडिंग उस स्टॉक में ना हो और उसके बाद वापस से वो ओपन हो जाता है, ताकि जो भी एक नर्वसनेस है उस समय पे वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, नर्वस जो एक एंजाइटी उस समय बनी हुई उसको थोड़ा कंट्रोल हो जाए और उसके बाद वापस से वो स्टॉक खुल जाता है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में किसी तरह की कोई अपसाइड या डाउनसाइड की लिमिट डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर में नहीं है। बट डेफिनेटली एक नया कॉन्सेप्ट है कूलिंग पीरियड का, जिसको 10% के बाद थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग उस समय उस पर रोक दी जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर में। पर इंडेक्स फ्यूचर्स में डेफिनेटली सर्किट फिल्टर्स हैं और ये एक अलग अलग रेंज के अंदर में एक्सचेंजेस ने बताया है। तो जैसे कि हमारे निफ्टी के या सेंसेक्स के अंदर में 10% का ट्रिगर लिमिट है, यानी कि अगर से 1 बजे के पहले 10% का सर्किट ऊपर या नीचे का इंडेक्स लगाता है तो 45 मिनट का हॉल्ट बाजार में पूरी तरह से पूरी एक्टिविटी में हॉल्ट लग जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा 45 मिनट के लिए और 45 मिनट के बाद वापस से रीओपन होगा। और अगर से यही सर्किट लिमिट आपकी 1 बजे के बाद लगती है, 1 से 2:30 के बीच में 10% तक का बाजार गिरता है तो ये 15 मिनट का हॉल्ट होता है। पर अगर से बाजार 15% 1 बजे के पहले गिर जाता है तो ये जो टाइम लिमिट है वो 45 मिनट से बढ़कर 1 घंटा 45 मिनट तक बाजार बंद होता है और उसके बाद ही बाजार शुरू होता है। 20% अगर से बाजार किसी भी कारण से किसी भी ड्यूरेशन में मार्केट के गिरता है तो उस दिन के लिए बाजार को वहीं होल्ड कर दिया जाता है, बाजार जो है वो नेक्स्ट डे ही ओपन हो सकता है। तो ये 3 सर्किट लिमिट 10%, 15% और 20% की इंडेक्स पर डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये 2-4 साल में एक बार हमें होते हुए देखने को मिलता है, बट डेफिनेटली जब भी होता है बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट इसका आता है, जिसके चलते ये जो सर्किट लिमिट है 10%, 15% और 20% की इंडेक्स के लिहाज से एक्सचेंजेस ने डिफाइन की। जी, आशीष ने कहा ये बहुत कम होता है, लेकिन 2020 में कई बार हो चुका है। लेकिन देखिए हम आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरिवेटिव्स में रिस्क तो होता ही है। अमूमन जैसे कि आशीष ने कहा कि इंडेक्स में सर्किट एक तरीके से लगता है, कैश के स्टॉक्स में सर्किट एक तरीके से लगता है, और जहां तक डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स का सवाल है वहां पे कूलिंग ऑफ पीरियड रखने के लिए, ताकि ब्रोकर्स एक्सचेंज जो है उस गिरावट के बाद जो मार्जिन्स हैं, नए मार्जिन्स को इकट्ठा कर पाएं, उसके लिए भी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को आशीष आप समझाइएगा। मान लीजिए मैं एक फ्यूचर लेता हूँ, मैं एक एग्जैक्टली मार्जिन पे भी करता हूँ। मान लीजिए वो थोड़ा सा मिड कैप के लोअर कैटेगरी का स्टॉक है जिसमें स्विंग बड़े वाइल्ड होते हैं। ऐसे में मेरे को अपने इनिशियल मार्जिन के सिवा थोड़ा सा
और अमाउंट क्या रखना चाहिए और वो पॉसिबल अमाउंट की जो परसेंटेज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की कितनी रखनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट मैं शाम को किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहूं। देखिए, तो ये पूरा आपके स्टॉक कैटेगराइजेशन पे है। तो समझिए हम अगर से 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में स्टॉक्स को डिफाइन करें, तो अगर से आप HDFC बैंक, रिलायंस, कोटक, ICICI बैंक या ITC, HUL जैसे स्टॉक की बात करें, तो वहां पे आपकी जो इनिशियल मार्जिन है वो काफी कंपैरेटिवली लो रहेगी। और इसके साथ जो आपको MTM की तैयारी भी रखनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्ट्रैक्ट की 10 से 15% की एक कॉन्ट्रैक्ट की आपको मार्जिन की तैयारी, M2M की मार्जिन की तैयारी रखनी होगी। बट अब आप अगर से इसको दूसरे तरह के स्टॉक में देखे जाए, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस या DLF, या अभी तो हम DHFL नहीं है पर DHFL, इस तरह के स्टॉक्स जब आप देखते थे तो पहले तो यहां पर के जो इनिशियल मार्जिन है वही काफी ज्यादा होती थी। तो जो अगर से आपको इंडिविजुअल, जो हमने पहले कैटेगरी के स्टॉक बोले, हो सकता है उसमें जो इनिशियल मार्जिन हो 25 से 30% की हो, बट जो सेकंड कैटेगरी के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है वहां पर के जो इनिशियल मार्जिन आपसे एक्सचेंज मांगे वो करीब 40 से 50% की हो सकती है इनिशियल मार्जिन के तौर पर। साथ ही साथ इंट्राडे में जो वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स में होती है वो कम से कम 10 से 15% की कभी कभी हमें देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर से 3 दिन तक ये स्टॉक आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में गया, तो हो सकता है आपको 25 से 30% का वेरिएशन आपके लेने के बाद इन स्टॉक्स में देखने को मिले। तो ये एडिशनल कुशन 25 से 30% का आपके पास M2M के तौर पे तैयार हो, तभी इसी तरह के स्टॉक्स में आप ट्रेड करिए। अदरवाइज आप ये सोचे कि मैंने क्योंकि इनिशियल मार्जिन पे कर दी और अब मेरा ट्रेड जो है वो कंफर्टेबली मैं कैरी कर सकूं, तो ऐसा नहीं है। इनिशियल मार्जिन भरने के बाद भी इन स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी हो सकती है, जिसके चलते आपको जो मार्जिन का कुशन है वो काफी ज्यादा इस तरह के स्टॉक्स में आपको रखने की तैयारी होनी चाहिए। ओके, अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स जब आप लेते हैं, याद रखिएगा एक चीज अपने जहन में और रखिए, आपके स्टॉक को एक और चीज अगर आप देखिए प्रभावित करती है, और वो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आशीष, अभी हाल में ही हमने इस कोविड-19 के केस में जब फॉल आया था मार्च में, हमने देखा था कि स्टॉक फ्यूचर्स का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को रिड्यूस करके 50% रख दिया गया था। थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि जब भी मैं किसी स्टॉक को लेता हूं उसमें लेने से पहले अगर वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हिट हो जाए तो मेरे को एक तय अमाउंट देनी पड़ती है एज अ कंपनसेशन और एज अ, आई थिंक, जब मैं रूल वॉलिड करता हूं। प्लीज ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाइए। तो मैं समझ रहा हूँ आप इसको बिल्कुल बैन पीरियड के जो स्टॉक्स हैं उनकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट वाइड लिमिट पोजीशन क्या होती है, ये बेसिकली नॉन प्रमोटर जो होल्डिंग है उसमें जो टोटल होल्डिंग किसी स्टॉक की अगर से, उसमें सपोज करिए कि एक स्टॉक है जिसके अंदर में 50% जो है वो प्रमोटर होल्डिंग और 50% नॉन प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये जो 50% नॉन प्रमोटर होल्डिंग की जो पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट और मार्केट वाइड लिमिट पोजीशन। अगर से ये एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्रॉस होती है तो बाजार जो इंडेक्स जो एक्सचेंजेस है वो इसको बैन पीरियड में डाल देते हैं, और बैन पीरियड में आप कोई फ्रेश पोजीशन एक्चुअली बना नहीं सकते। और अगर से आपने फ्रेश पोजीशन बनाई तो आपको एक तरह की पेनाल्टी उस स्टॉक के अंदर में देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है, साधारण तौर पे हम देखते हैं कि बैन पीरियड में जो स्टॉक एंटर हो रहे हैं वो तब होते हैं जब वो मार्केट वाइड की एक पर्टिकुलर परसेंटेज लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब हम इनको कहते हैं कि ये बैन पीरियड में आ गए। और जब तक स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट कम नहीं होगा और एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाएगा, तब तक स्टॉक बैन पीरियड में बना रहेगा। बैन पीरियड में अगर से स्टॉक बना रहा तो आप जो पोजीशन कैरी कर रहे हैं उनमें तो किसी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं है, बट अगर से आप फ्रेश कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए या उसमें उस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा ना देने के लिए एक तरह की आपको कॉम्पेंसेशन या एक तरह की पेनाल्टी जो है वो एक्सचेंज को देनी पड़ती है। जी हाँ, तो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी अगर आपने बैन स्टॉक्स को छुआ। तो स्टॉक्स इन बैन पीरियड, इन स्टॉक्स को आपको देखना है जिनको आपको ट्रेड नहीं करना है। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से जुड़े हुए तमाम पहलू हमने 2 क्लासेस में छुए हैं और आशीष जी ने बहुत ही सीधी सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर इनफैक्ट ये जो दोनों एपिसोड्स हैं फ्यूचर के, या फिर 2 एपिसोड्स जो अब तक हमने टेक्निकल के किए हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, आप जाइए इनको देखिए और फिर इस जो चीज़ आपको समझाई गई है उसको अप्लाई कीजिए, और तभी आप समझ पाएंगे कि जो हमने समझाने की कोशिश इन सभी एपिसोड्स के जरिए की है। तो इसी के साथ शुक्रिया आशीष आपका इस शो में आने के लिए। आगे फिर आशीष से कनेक्ट करेंगे और पहलुओं को और इन डेप्थ नॉलेज को समझेंगे, फ्यूचर्स की ऑप्शंस
का अब इंट्रोडक्शन करेंगे आगे जाते हुए अलग अलग एपिसोड्स में। शुक्रिया आशीष इस शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए इसी के साथ F&O एंड टेक क्लासरूम में इतना ही।